अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। कुछ अमेजिंग फैक्ट, कुछ खबरें, कुछ इंकशाफात, कुछ तज्ज़िये आपके लिए हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे 15 करोड़ की फिल्म ने किस तरह 900 करोड़ रुपए कमाए और किस तरह उसने अपने मुल्क के अंदर भी इतना बड़ा बिजनेस किया। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे बाप और बेटा दोनों अदाकार थे। बेटे ने आज तक बाप को उस तरीके से ओन नहीं किया था। फासला था, ओन करने ज़रा सख्त वर्ड है, फासला था। दोस्ती भी मशहूर थी लेकिन फासला था बहुत ज़्यादा। और किस तरीके से उसके वालिद ने प्रिडिक्ट करते थे और वो उसकी एक एक प्रिडिक्शन अपने बेटे के बारे में कि फिल्मों के बारे में ठीक साबित होती थी। जावेद शेख साहब अपने बारे में क्या कहते हैं मेकअप के हवाले से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और एक जो दोबारा से इंडियन फिल्मों की रिलीज़ का एक दोबारा से ट्रेंड चला है और उसमें उसकी फिल्मों के बिजनेस ने हमें वहीद मार्ग की फिल्में याद करवा दी हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। दो फिल्में जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं 1 नवंबर को, दोनों फिल्मों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम जनाब एक ऐसी फिल्म से जिसने 15 करोड़ के बजट में फिल्म बनाई गई, उसने अपने मुल्क के अंदर 64 करोड़ रुपया कमाया और दुनिया भर से उसने ओवरसीज से 65 करोड़ रुपया कमाया। और उसके साथ साथ उसने सिर्फ चाइना से 900 करोड़ रुपया कमाया। यानी अपने ओरिजिनल बजट से कितने फीसद ज़्यादा, ये तो गिनना भी मुश्किल है, मेरे ख्याल में 60% ज़्यादा बनता है शायद कितना। यह फिल्म जो थी ये 2017 में आई। इस फिल्म का नाम था सीक्रेट सुपरस्टार। सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म जो थी उसमें कैमियो अपीयरेंस थी जो आमिर खान की। और इस फिल्म के बिजनेस जो बजट था वो 15 करोड़ था। और 15 करोड़ की इस फिल्म ने 64 या 65 करोड़ रुपया इंडिया में कमाया। और उसके साथ फिर ओवरसीज़ में जब इसको रिलीज़ किया गया तो इसने 64-65 करोड़ रुपया वहाँ पे कमाया। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब इस फिल्म को चाइना के अंदर रिलीज़ किया गया सीक्रेट सुपरस्टार को, तो वहाँ पे 900 करोड़ रुपया कमा के इसने बाहुबली, इसने जितनी अपनी ज़माने की फिल्में थी, पीके और बाद की फिल्में और पुरानी फिल्में और पहले की फिल्में और बाद की फिल्में, जिन जिन फिल्मों के इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं बाहुबली समेत, वो फिल्में बनी भी बहुत बड़े बड़े बजट के साथ थी। लेकिन उन्होंने 900 करोड़ रुपया नहीं कमाया था। किसी ने 700 करोड़ किया चाइना में, किसी ने 600 करोड़ किया, किसी ने 800 करोड़ किया। 900 करोड़ तक पहुंचने वाली फिल्म जो थी वो महंगी नहीं थी, वो सिर्फ 15 करोड़ की फिल्म थी। तो ये एक सबक है उन फिल्म मेकर्स के लिए कि जो कहते हैं कि महंगी से महंगी फिल्म बननी चाहिए। तो अपनी फिल्म को अगर आप कामयाब करवाने की सकत रखते हैं तो वो सस्ती फिल्म अच्छे आइडिया के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ भी कामयाब हो सकती है। अब आपको सुनाते हैं दूसरी स्टोरी जनाब। रणबीर कपूर को कौन नहीं जानता और उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको कौन नहीं जानता, उनके दादा को कौन नहीं जानता, राज कपूर साहब को कौन नहीं जानता, और उनके वालिद ऋषि कपूर जिन्होंने अपने अपने ज़मानों में इस फिल्म के ऊपर परदादा ने भी हुकूमतें की पर्दा स्क्रीन पर, उनको कौन नहीं जानता। रणबीर कपूर बिलाशुबा इंडिया के एक अच्छे अदाकार माने जाते हैं। और जिस वक्त ये आए थे तो उस वक्त शाहरुख खान जैसे अदाकार को भी ख़तरा महसूस हुआ था, क्योंकि अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रणबीर कपूर भी किसी से कम नहीं रहे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी कुछ हरकतों ने और उनकी कुछ सिलेक्शन जो फिल्मों की थी उसने उसको उस मुकाम तक नहीं पहुँचाया जहाँ पे आमिर खान या शाहरुख खान खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद रणबीर कपूर एक बहुत ही कामयाब अदाकार है। रणबीर कपूर का एक रीसेंट पास्ट में इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने उनके और उनके बाप के दरमियान फासला था। वो अपने बाप और उनके रिश्ते को लेकर बड़ा कहते हैं कि पेचीदा किस्म का रिश्ता था, यानी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप उन्होंने इसको कहा अपने बाप के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आखिरी दिन जब गुजारे उनके साथ 45 दिन बाहर जब इलाज चल रहा था न्यूयॉर्क में, तो उस वक्त न्यूयॉर्क अमेरिका में किसी जगह था, मुझे नहीं पता न्यूयॉर्क था या क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके वालिद आज तक इतने कमज़ोर नहीं पड़े थे। वो एक दफ़ा चिल्लाना शुरू हो गए और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो रोए और फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको संभालूं, इनको गले लगाऊं या क्या करूं। लेकिन वो बताते हैं कि मेरा बाप जो उस वक्त जो कुछ बताता था, आज जब मैं रियलाइज़ करता हूं तो वो एक एक चीज़ बिल्कुल ठीक थी। जब वो सांवरिया के सेट पे आए तो सांवरिया के सेट के ऊपर आके उन्होंने कहा कि इस वक्त ये कि यहाँ पे विंडोज़ क्यों ज़्यादा लगाई हुई हैं, यहाँ के सेट के ऊपर ये क्यों है, इतने ज़्यादा लोग क्यों जमा है, फ्रेम के अंदर ये क्या है, रात का वक्त क्यों है, सुबह का क्यों नहीं है, ये वगैरह वगैरह करते थे। तो मैं उन्हें कहता था कि आप ओल्ड स्कूल के हैं, ये नया एक ज़माना है तो आपको नहीं पता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने उस वक्त जाते हुए कहा कि ये मेरे से लिखवा लो, फिल्म ज़्यादा नहीं चलेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो फिल्म को लेके और फिल्म की एंडिंग को लेके और फिल्म के बिजनेस को लेके, हर चीज़ को लेके वो इतने ज़्यादा देखते थे और
पूछते थे मुझसे, कहते रॉक स्टार, और वो फिल्म कंप्लीट नहीं देखी थी, एंड में पूछते हैं कि लड़की मर जाती है या नहीं मरती, यानी कि इतना ज़्यादा वो करते थे। फिर वो कहते थे, उन्होंने बर्फी की रिलीज से एक दिन पहले कहा कि तू अदाकारी अच्छी कर लेता है। एक दफ़ा वैसे उन्होंने कहा था कि अदाकारी तुम नहीं कर सकते, लेकिन बाद में मैंने जिसने बताया रणबीर ने कुछ ऐसी फिल्में की थी, उन्होंने कहा तू अदाकारी अच्छी कर लेता है लेकिन आर्ट फिल्में ना किया कर, क्योंकि जाहिर है वो बर्फी की रिलीज से एक दिन पहले बताया गया था। तो उन्होंने हर फिल्म को के हवाले से उन्होंने बताया कि जिस फिल्म के हवाले से उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल हूबहू सही साबित हुई। तो ये था बाप और बेटे के रिलेशनशिप का। वैसे ऋषि कपूर की अगर आप ऑटोबायोग्राफी देखें तो उनके नाम से पता चलता है वो कितने आउटस्पोकन और कितने खुल के बोलने वाले थे। वो कोई चीज़ बिल्कुल बिला बगैर किसी रोक टोक के और लगी लपटी के वो सारा कुछ बताना जानते थे और बताते थे, खुल के इजहार करते थे, एक्सप्रेसिव थे। अब आता हूँ जनाब साहब एक जावेद शेख के ऊपर जाने से पहले और एक और कहानी के ऊपर जाने से पहले, वैसे एक अदाकार साउथ इंडिया का ऐसा जिसने 900 फिल्मों में काम किया और उसकी फिल्में हिट हुई हैं और 1951 से उस बंदे ने काम किया था। अदाकार का नाम है प्रेम नज़ीर, जिसने साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और ये भी एक रिकॉर्ड है। उनकी एक साल में 39 फिल्में रिलीज़ हुई थी। तो ये वहाँ का एक अपना वो है, लेकिन उससे बढ़ के खबर ये है कि जनाब जहाँ पे बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में नाकाम हो रही हैं, साउथ इंडियन की फिल्में चल रही हैं। इस वक्त सिक्का जो चल रहा है वो साउथ इंडियन का चल रहा है और बॉलीवुड वाले परेशान बैठे हैं। वहाँ पे एक काम और हुआ है, वो ये हुआ है कि पुरानी फिल्में वहाँ पे दोबारा लगना शुरू हो गई हैं। वहाँ पे शाहरुख खान की फिल्म परदेस, कल हो ना हो, ये दोबारा लगाई गई हैं। ताल का भी सुनने में आया है कि वो भी लगेगी। करण अर्जुन वहाँ पे दोबारा लगाई गई है। इसके अलावा रणबीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार जो है उसको भी दोबारा लगाया गया है, जबकि रॉक स्टार ने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया है। वहाँ पे सुना है कि उसने दोबारा से 2.5-3 करोड़ रुपया आराम से कमा लिया, जहाँ पे मैंने आपको करण अर्जुन कपूर की एक फिल्म का बताया था कि उसने पहले रिलीज के पहले दिन लाख रुपया पूरा नहीं कर सकी थी, नई फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म ने, ये जो पुरानी फिल्में दोबारा से रिलीज हो रही हैं, वहाँ पे जो तज्जियाकार हैं वो कहते हैं कि लोग इसको जोक दर जोक इसलिए देखने आ रहे हैं कि लोगों की नॉस्टैल्जिक मेमोरीज होती हैं, लोग उसको दोबारा से आके ज़िंदा करते हैं और देखते हैं। और इन फिल्मों के तेरे बिन या तुम बिन जो फिल्म थी जिसमें वो गाना भी था जिंदा रहने के लिए, वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, वो भी दोबारा वहाँ पे आ रही है। ये सिर्फ तुम थी, वो सिर्फ तुम बिन भी वैसे सुनने में आ रहा है, सिर्फ तुम भी आ रही है दोबारा। और भी बहुत सारी फिल्में दोबारा रिलीज़ की जा रही हैं, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये है। और ये याद दिलाता है 1983 में इंतकाल होने वाले हमारे सुपरस्टार लेजेंड अदाकार वहीद इमरान साहब की, जिनकी फिल्मों ने 1983 से लेके उसके बाद 1985-86 तक खूब बिजनेस किया। और जो फिल्में अपने पहले रन में नाकाम हुई थी, जैसे नागमुनी और भी 2-3 फिल्में हैं, उन्होंने लाहौर जैसे शहर में आके भी वहाँ पे जुबलियाँ की, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की। तो ये पाकिस्तान के अंदर जब सिनेमा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, नई पुरानी फिल्में कोई भी नहीं चल रही, हर किस्म का जॉनर की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, इंडिया के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकला हुआ है। एक तरफ सिनेमा इंडस्ट्री को हॉलीवुड ने अगर संभाला हुआ है, तो दूसरी तरफ सिनेमा इंडस्ट्री को साउथ इंडियन ने ज़्यादा संभाला हुआ है, और तीसरी तरफ काम ये हुआ है कि वो पुरानी फिल्में रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। ये सारी की सारी फिल्में OTT और YouTube पे पड़ी हैं जो दोबारा रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन लोग इसको सिनेमाओं पे जाके देखने को प्रेफर कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब जावेद शेख साहब की तरफ। जावेद शेख साहब ने कुछ इंकशाफात किए उशना शाह के साथ इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक अपने मुंह के ऊपर कभी कोई मेकअप नहीं किया। उन्होंने बल्कि उशना शाह को यह कहा कि अब पानी का गिलास ला के दे, मैं अभी अपने मुंह में फेंकता हूँ, मेरे मुंह के ऊपर कोई मेकअप नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त वो बॉलीवुड में गए काम करने, पहली फिल्म शाहिद कपूर के साथ थी, उन्हें बताया गया कि 1 घंटा पहले आपने आना है ताकि मेकअप हो सके। तो वो उन्होंने बताया कि मैं मेकअप नहीं करवाऊंगा। उन्होंने कहा फिर इस तरह तो हम नहीं वो करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा अपनी वो स्वाबदीद है कि मैं इसको मेकअप करवाता हूँ या नहीं करवाता, और मेरी जो ग्लोइंग स्किन है, मेरी जो शाइनिंग स्किन है, ये मेरी प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। तो जावेद शेख साहब ने ये इंकशाफ किया, जिनका अभी ड्रामा जो है कभी मैं कभी तुम फाद मुस्तफ़ा के साथ ख़त्म हुआ है। और जाते जाते हम आपको एक ये भी बता दें, जहाँ हम वहाँ की फिल्मों के हवाले से आपसे बात करते हैं, बताते हैं, वहाँ पे आपको खैर एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से उधर लेके चलता हूँ, फिर मैं वापस यहाँ पाकिस्तान लेके आता हूँ। वहाँ पे 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं दिवाली पे 1 नवंबर को, और उस फिल्म का नाम है भूल भुलैया 3, जो कि अनीस बज़मी की फिल्म है, जिसके अंदर कार्तिक आर्यन और इसके साथ साथ विद्या बालन ने काम किया, और भी लोग हैं। जबकि एक बड़ी सीक्वल जो बहुत ज़्यादा ब्रांड चल चुका है फिल्म का, वो है सिंघम अगेन, यहाँ पे रोहित शेट्टी की, जिसमें करीना कपूर, रणवीर सिंह
और अजय देवगन ने काम किया। इन फिल्मों ने कैसा बिजनेस किया इसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन इन फिल्मों के रिलीज के ऊपर बड़ा कहा गया कि इन फिल्मों को एक साथ रिलीज ना किया जाए, इसका बिजनेस मुतासर हो सकता है। लेकिन दोनों हदायतकार और प्रोड्यूसर और जितनी भी उसकी पार्टी थी वो नहीं माने, आखिरकार फिल्में रिलीज कर देगी। और आमिर खान ने अनीस बज़मी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तुम्हारी फिल्म भूल भुलैया 3 के आगे उनकी फिल्म, नाम नहीं लिया था, उनकी फिल्म का मतलब सिंघम अगेन टिक नहीं सकेगी। लेकिन फिल्म का बिजनेस कैसा रहा, किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि 29 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जो भूल भुलैया 3 है, उसके बिजनेस के बारे में आपको बताते चलें कि उसने 253 करोड़ रुपया कमाया है, जबकि जो सिंघम है उसने 244 करोड़ रुपया कमाया है, यानी कि भूल भुलैया आगे जा रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे हफ्ते का बिजनेस जो आपको बताते चलें, पहला हफ्ता भूल भुलैया 158 करोड़, पहला हफ्ता ही बता रहा हूँ, और सिंघम अगेन 173 करोड़, यानी कि पहले हफ्ते में सिंघम ने भूल भुलैया को बीट कर दिया था। और उसी वक्त प्रिडिक्शन थी कि ये आगे जाके ग्रो करेगी, ये फिल्म भूल भुलैया उठेगी। अनीस बज़मी साहब ने कहा था ये थोड़े से फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका अंदाजा भी ठीक साबित हुआ। वैसे दूसरे हफ्ते में 158 करोड़ किया, दूसरे हफ्ते में जनाब इसने 47 करोड़ किया इसने, और जो 53 करोड़ उसने किया। तीसरे हफ्ते में जाके 23 करोड़ हो गया भूल भुलैया का, 15 करोड़ पे आ गया सिंघम का, और जबकि चौथे हफ्ते में आके आ गया 11.4 करोड़ भूल भुलैया का, जबकि सिर्फ 6.45 करोड़ जो है वो सिंघम का हुआ। सिंघम का नाइट शो ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेट रात के शो की सिंघम की 64% है, जबकि ऑक्यूपेंसी रेट जो 31% है। टोटल ऑक्यूपेंसी रेट उसको कहते हैं कि जो टोटल सैनमे की सीटें हैं उसके अंदर कितनी सीटें, यानी 100 के अंदर अगर 31 सीटें फुल हैं तो ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 31। तो ये था इस हवाले से बिजनेस जो मैंने आपको बता दिया कि पहले सिंघम आगे गई, हालांकि उसके स्टार देखा जाए तो ज़्यादा स्टार पावर है, हीरोइन विद्या बालन तो आप आउटडेटेड कह सकते हैं उसे, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म, और मुझे ये भी पता है, ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि रोहित शेट्टी की फिल्म जो सिंघम है वो ज़्यादा महंगी बनी होगी एज़ कम्पेयर टू भूल भुलैया 3। अब आते हैं यहाँ के एक अदाकार के ऊपर, एक ऐसा अदाकार जिसने 20 साल तक एक्स्ट्रा के तौर पे काम किया, जिन जिन की फिल्मों में वो एक्स्ट्रा सीन के तौर पर आता था, वो अदाकार वही वाले अदाकार जो पर उस वक्त हीरो होते थे, फिर वो डिपेंडेड हुए एक किस्म के उस अदाकार पर। हम बात कर रहे हैं जनाब सुल्तान राही साहब की। सुल्तान राही साहब ने जिन जिन अदाकारों के साथ एक्स्ट्रा के तौर पे काम किया, क्या सुधीर साहब, क्या जनाब साहब यूसुफ खान साहब, क्या उस वक्त के नदीम साहब, दिल लगी में आपको नजर आए होंगे 2 सीन में, वैसे नदीम ये सुल्तान राही साहब वही माँ साहब के साथ भी वो आए एक्स्ट्रा के, संतोष कुमार के साथ भी आए, और भी बड़े लोगों के साथ आए। तो इनमें से वो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जनाब सुल्तान राही साहब ने अपना सिक्का जमाया, उनकी जो मौजूदगी थी वो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। बहुत से अदाकारों ने, उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार जो अपने ज़माने के थे, जिनके मैंने अभी कुछ के नाम लिए, उनमें से बहुत ज़्यादा ने रिटायरमेंट तक का ऐलान कर दिया। बाद में ये आए, नदीम साहब ने 1988 में अपनी पहली पंजाबी फिल्म बनाई मुखड़ा। वो लोग इसलिए देखने आए कि नदीम साहब पंजाबी कैसे बोलते हैं, नदीम साहब की पंजाबी फिल्म कैसी है, लेकिन उसके बाद उनकी जितनी फिल्में पंजाबी बनी वो सब की सब फ्लॉप हो गई। तो नदीम साहब फिर मजबूर हुए या तो हसनैन साहब की रीमेक फिल्मों में काम करने के लिए, या फिर काम किया उन्होंने सुल्तान राही साहब के साथ वतन के रखवाले, तो इंसानियत के दुश्मन वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से उनका भी जो करियर है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हुआ उस एक्स्ट्रा के साथ जो एक्स्ट्रा उनकी फिल्मों में 1 या 2 सीन किया करता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।